तो चलो बाबा, अभी कहाँ तक हाँ, हम बात कर रहे थे कि किसी मैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो हम देखना चाहते थे कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, और वो मटेरियल किस तरह से अफेक्ट हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए हमने क्या किया था कि एक मटेरियल को सोलेनॉइड के अंदर में फिट कर दिया था, जैसा कि अपन ने पिछले डायग्राम में देखा था। ये रहा कि एक मटेरियल को मैंने सोलेनॉइड के अंदर में फिट कर दिया था। ऑब्वियसली दीज टू आर नॉट फिजिकली कनेक्टेड, यानी कि जो अंदर का मटेरियल है और जो हमारा सोलेनॉइड है जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है, उनके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है ना, वो बीच में ऐसे फिट कर रखा है। फिर हमने एक टर्म डिफाइन करी थी मैग्नेटाइजेशन, जिसको हमने कैपिटल एम के नाम से जाना था, और कैपिटल एम को लिखा था नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम बन चुका था। नाउ अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखो अपन ने क्या किया कि इस सोलेनॉइड के अंदर में करंट फ्लो करवाया तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो उसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है, उसके अंदर हो सकता है कि मैग्नेटिक मोमेंट बने हुए हों, और उस मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होगा कि वो अलाइन होना चाहेंगे किसके साथ में, जो सोलेनॉइड की बनी हुई मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। और जब वो अलाइनमेंट होगा तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो बच्चा बताओ कि विल इट बी अनअफेक्टेड और विल इट बी सम चेंज्ड वैल्यू? चेंज हो चुका होगा, है ना। बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि मैं लिखता हूं कि अगर बी नेट लिखा जाए तो वो क्या लिख सकते हैं, बी नॉट प्लस बी एम। ये तो क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये तो क्या है, दिस इज ड्यू टू सोलेनॉइड, एंड दिस इज ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मटेरियल, है ना। तो अच्छा बताइए कि सोलेनॉइड था, हम तो आइडियल केस लेते हैं, तो क्या बी नॉट की वैल्यू हम कुछ लिख सकते हैं क्या? बोलो रे बाबा। बी नॉट इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो बोलो बाबा क्या लिख सकते हैं अंदर? ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, है ना। बी नॉट वुड बी व्हाट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, तो वो कितना हो गया, म्यू नॉट एन आई। तो यहां से बी की वैल्यू बन चुकी है, दिस इज म्यू नॉट एन आई प्लस बी एम। और यहाँ से अब देखते हैं बाबा बी एम के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो बताइए, जब किसी मटेरियल में अगर मैग्नेटिक मोमेंट कम है तो बी एम की वैल्यू कम होगी कि ज़्यादा होगी? अरे बाबा, ये बी एम क्या है, ये बी क्या है, दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड। बी नॉट क्या है, ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। बी एम क्या है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू द अलाइनमेंट ऑफ दोज मैग्नेटिक मोमेंट। तो बाबा अब मैं बी एम की बात करता हूं तो ये मैं बोलता हूं कि बताइए किसी मटेरियल में अगर मैग्नेटिक मोमेंट जो बने हैं वो हैं कम बने हुए, और किसी मटेरियल में मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा बने हुए हैं, तो आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए एंड बताइए कि बाबा जिसमें ज़्यादा होगा उसमें बीएम की वैल्यू ज़्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है कि बाबा वहाँ पर अलाइनमेंट ज़्यादा पाए गए, और अलाइनमेंट ज़्यादा पाए गए तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि यू विल फाइंड कि उसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इनफैक्ट हमने पाया कि जो बीएम लिखा जाता है वो लिखा जाता है म्यू नॉट इनटू कैपिटल एम, और कैपिटल एम इज व्हाट, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटाइजेशन, जो कल वाला हमने अभी पढ़ा था ना, कल जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, दैट इज मैग्नेटाइजेशन। तो यहां से हमारे पास ये कितना बन चुका है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई, और ये बन चुका है म्यू नॉट इंटू कैपिटल एम, है ना, म्यू नॉट इंटू कैपिटल एम। या मैं इसको लिखूं तो वापस से ओरिजिनल फॉर्म में लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम,
ठीक है, इतना लिख सकता हूँ। अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ पर मैं इसको दूसरी टर्म्स में भी कह सकता हूँ कि बाबा एक बात तो हमने ये डिफाइन करी कि जो bm की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी कि उसका मैग्नेटाइजेशन यानी कि मटेरियल में कितने मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम अवेलेबल हैं। अच्छा, एक दूसरी चीज़ पे भी डिपेंड करेगा। क्या डिपेंड करेगा? मान लो हमारे पास मटेरियल जो है उसमें खूब सारे मैग्नेटिक मोमेंट हैं, बट व्हाट हैपन्स कि वहाँ पर वो अलाइंड फॉर्म में नहीं है, यानी कि रैंडमली ये सभी तरफ अपनी अपनी डायरेक्शन के अलॉन्ग है। तो क्या आप बता सकते हैं कि बाबा अगर वो रैंडम डायरेक्शन में होंगे, तो उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या बनेगा? 0। जीरो बनेगा। और वो अगर जीरो बना तो उनकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन हो पाएगा क्या? नहीं। इसका मतलब नहीं। ये जो कंट्रीब्यूशन है तभी हम काउंट कर पाएंगे जब वो अलाइन होंगे। अगर खूब सारे हैं लेकिन रैंडम शेप में हैं तो उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होने वाला। तो बताइए अलाइन करने के लिए जिम्मेदार कौन है? बताइए अलाइन करने के लिए जिम्मेदार कौन है? एक्सटर्नल फील्ड। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि बाबा मान लीजिए कि एक टेस्ला यानी कि 1 यूनिट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड लगाई तो कुछ अलाइन हो गए। अगर मैंने 2 यूनिट्स लगाई तो ज़्यादा अलाइन हो गए। अगर 3 यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल लगाई तो और ज़्यादा अलाइन हो गए। तो ये गेट द आइडिया कि बाबा जैसे जैसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते जाएंगे उसी तरह से हमारे अलाइनमेंट भी बढ़ते जाएंगे। तो आई कैन से दैट with increase in external magnetic field हम क्या बोल सकते हैं बाबा? अलाइनमेंट्स increases ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज। और अगर ये अलाइनमेंट्स बढ़े तो bm की वैल्यू बताइए बढ़ी कि कम हुई? बढ़ेगी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि बाबा b इज प्रोपोर्शनल टू b नॉट? हाँ। तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर आएगा तो ये जो है इसको हम क्या करते हैं, ये स्टाइल से एक x बनाते हैं, इसको साई पढ़ा जाता है, मतलब ची सा पढ़ाता है, CHIC। ये आ गया। तो इसका मतलब मैं अगर यहाँ पर b लिखता हूँ तो वो कितना आ जाएगा? b नॉट प्लस ये x टाइम्स b नॉट आ गया है ना। इसको मैं x से लिख ले रहा हूँ, थोड़ा स्टाइल से x है। आप अगर NCERT खोलेंगे तो यू विल फाइंड कुछ ये इस तरह से, कुछ ऐसा x है ना, इस तरह से बना हुआ। तो यहाँ से ये क्या बन गया? दिस इज इक्वल्स टू b नॉट इंटू 1 प्लस x। ठीक है, तो यहाँ से ये बन चुका है 1 प्लस एक्स। बी नॉट को मैंने लिखा म्यू नॉट और ये n और ये i। तो अब देखिएगा कि यहाँ पर ये b बना जो है, b क्या बन गया? दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू म्यू नॉट इंटू n इंटू i। चलिए, अगर मटेरियल नहीं होता तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन रही होती? म्यू नॉट एन आई। इस बार क्या हो गई? 1 प्लस एक्स इंटू म्यू नॉट इंटू एन आई। तो बच्चा याद करो कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी थी तो उसमें हम अगर एयर या वैक्यूम की बात करते थे तो के लिए लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जैसे ही कोई और मटेरियल आ जाता था तो वहां पर हम लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये एप्सिलॉन आर। याद आ रही है ये बात? हाँ सर। उसी प्रकार से ये जो बन चुका है ये किसकी वजह से आया? मटेरियल की वजह से आया है। किसकी वजह से आया है? मटेरियल की वजह से आया है। तो इसको जो है हम किसके नाम से जानेंगे? म्यू आर म्यू नॉट एन इंटू आई। तो यहाँ से म्यू आर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, तो वो कितना आ गया? 1 प्लस एक्स आ चुका है ना। ये क्या आ जाएगा? रिलेटिव
मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या सभी मटेरियल के लिए सेम होगी? नहीं 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 होगी। सर। ऑब्वियसली कुछ मटेरियल होंगे जहां पर वो कुछ वैल्यूज अलग। इसके ज़्यादा होंगी, किसके लिए कम होंगी। चलिए थोड़ा सा गैस करते हैं कि बाबा एक्स की वैल्यू किस मटेरियल के लिए कितनी ज़्यादा या कितनी कम होगी। तो हमारे पास 3 मटेरियल हैं, कौन कौन से? डाया, पैरा एंड फेरो। फेरो। तो बताइए सबसे पहले मैं डाया की बात करता हूँ। तो डाया के लिए बताइए कि यहाँ पर डाया किस तरह से बिहेव करता है, डाया मैग्नेटिक मटेरियल किस तरह से बिहेव करता है, कि वो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है? रिपेल। रिपेल रिपेल करता है। तो यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देगा कि कम कर देगा? कम। कम कम कर कर देगा। देगा। तो अगर ये कम कर देगा तो बताइए ये जो म्यू आर की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा होगी कि 1 से कम होगी? कम। कम होगी। कम कम होंगी। होगी, कम होगी। क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड को कम करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई मटेरियल नहीं था तो कितनी थी? म्यू नॉट थी, म्यू नॉट एन आई थी। और अगर मटेरियल डाल दिया और वो भी डाया मैग्नेटिक डाला तो वो तो कम कर देगा, और कम कर दिया तो म्यू आर 1 से छोटा, और म्यू आर 1 से छोटा तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव। Negative. किसके लिए? डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ गई। चलिए अब बात करते हैं पैरामैग्नेटिक के लिए। तो बताइए क्या करा जाए कि यहाँ पर पैरामैग्नेटिक क्या करता है? बोलिए। अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करता है। इनफैक्ट आप कहते हैं कि स्लाइटली अट्रैक्ट करता है, ठीक हाँ, है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये जो म्यू आर की वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा होगी, और ये क्या हो जाएगा? अगर ये म्यू आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा हुई तो इसका मतलब 1 प्लस एक्स एक्स से ज़्यादा हुआ, इसका मतलब एक्स की वैल्यू एक मतलब सम पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। पॉजिटिव। तो यहाँ पर Positive. ये क्या रहेगा? पॉजिटिव वैल्यू, और स्मॉल वैल्यू मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होगा। किसके लिए? पैरामैग्नेटिक के लिए। पैरा। और फेरो के लिए ज्यादा होगा। और अगर मैं बात करता हूँ फेरो के लिए तो क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? उससे ज्यादा पॉजिटिव तो होगा। पॉजिटिव होगा और उससे ज्यादा होगा। ये होगा ज़्यादा लार्ज होगा। होगा। किसके लिए? फेरोमैग्नेटिक के लिए। क्या हो जाएगा? लार्ज होगा, और फेरोमैग्नेटिक के लिए लार्ज होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो B की वैल्यू है वो लिखी जाएगी म्यू आर इंटू म्यू नॉट। वो क्या आ जाएगा? म्यू इफेक्टिव इंटू एन आई। ध्यान दीजिए यहाँ पर ना तो मैंने R लिखा, ये जो नीचे लिखा है इसके म्यू के नीचे ना तो मैंने R लिखा है ना ही नॉट लिखा है। तो ये म्यू क्या दिखा रहा है? म्यू इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट, जो नेट इफेक्टिवली हमारा बन चुका है म्यू की वैल्यू फॉर अ मीडियम। ओके, हाँ सर। कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। ये ऊपर वाला लिखना है क्या? किसी को बोलना है सर ऊपर वाली स्लाइड सर। नीचे वाली स्लाइड? हाँ सर लिख लेंगे। हाँ, तो ये डायग्राम बना लिया था पिछली बार। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलिए इसका बता दीजिए, जल्दी से नोट कर लो। डन। अगला पेज लूं? हाँ सर। ये लो। नोट कर लो।
अच्छा बताइए, सुपर कंडक्टर मटेरियल हमने जो लिया था वो कौन सा था, फेरो, डाया या पैरा? डाया क्या था? डाया सर। डाया था। और इनफैक्ट वो परफेक्ट डाया मैग्नेटिक था। और अगर वो परफेक्ट डाया मैग्नेटिक तो था देखिए, तो इसमें बताइए म्यू म्यू आर की जीरो, वैल्यू कितनी आ गई थी? 0 बोले। जीरो आ गई थी। इसका मतलब जो म्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई थी उसके लिए? 0 जीरो। और इसका मतलब मैं अगर लिखता हूं एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी? -1 -1। तो इनफैक्ट अगर सबसे पहले तो मैं कंपेयर करता हूं कि बाबा एक्स की वैल्यू हमें यहां से क्लियर हो गई, तो मैं लिखता हूं म्यू फॉर फेरो और म्यू फॉर पैरा एंड म्यू फॉर डाया। बताइए इन तीनों में म्यू सबसे ज्यादा किसका? फेरो फेरो का, एंड देन फेरो। पैरा का, फिर सबसे छोटा होगा डाया का, पैरा फिर डाया। है ना। फिर उसके बाद में अगर मैं लिखता हूं कि बाबा इन केस ऑफ सुपर कंडक्टर, इन केस ऑफ सुपर कंडक्टर, इसके लिए लिख सकते हैं कि बाबा म्यू की वैल्यू है 0, म्यू 0 दैट मीन्स म्यू आर की वैल्यू भी 0, म्यू आर 0 दैट मीन्स 1 प्लस एक्स बराबर 0, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो ये जो x की वैल्यू आ चुकी है दैट इज इक्वल टू -1 इन केस ऑफ व्हाट? सुपर कंडक्टर। अब देखो थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात करते हैं। हमने देख लिया कि बाबा मैग्नेटिक फील्ड को हमने बढ़ाया तो अलाइनमेंट्स बढ़ेंगे। अच्छा बताइए, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट होना चाहिए क्या? टेम्परेचर का अलाइनमेंट पर कोई इफेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। बताइए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अलाइनमेंट बढ़ेगा कि कम होगा? होना चाहिए। कम होगा। कम होगा। कम होगा। तो इनफैक्ट क्यूरी मैडम का नाम पहले भी सुना है अपन ने। कब सुना था? रेडियो एक्टिविटी में। रेडियो तो क्यूरी मैडम ने इनफैक्ट इस बात पर एनालिसिस किया था और उन्होंने बताया कि जो हमारा मैग्नेटाइजेशन M है वो पाया गया C/B0 अपॉन कैपिटल T। दिस इज इन केल्विन और दिस इज व्हाट? क्यूरीज लॉ। किसके लिए? फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है। साथ ही साथ मैंने एक्स के साथ में भी उन्होंने बता दिया कि बाबा एक्स जो है वो क्या डिपेंड करेगा? दैट डिपेंड्स अपॉन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, ये म्यू नॉट बाई टी, और ये क्या बन जाता है? सी म्यू नॉट बाई टी पर डिपेंड करता है। ये सी का सी ही रहा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? सी म्यू नॉट बाई टी आ गई। तो बाबा बड़ी सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो मैग्नेटाइजेशन या अलाइनमेंट अपने हो जाएंगे कम, है ना। टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वो हो जाएगा कम। और इसी बात को हमने टेम्परेचर को इन्वर्स में रखते हुए दिखाया है कि बाबा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो m की वैल्यू यानी कि मैग्नेटाइजेशन होता है कम, साथ ही साथ x की वैल्यू भी कम होती हुई पाई गई। ऑब्वियसली आपको दिख ही रहा है कि बाबा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो x कम होना चाहिए था और इसकी मदद से अपन इसको देख पा रहे हैं। अगली चीज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए भी उन्होंने बताया, लेकिन ध्यान दीजिए फेरोमैग्नेटिक के लिए उन्होंने इस फॉर्मूले को डिराइव करने से पहले एक चीज डिफाइन करी, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, अब इसका मतलब क्या है कि देखो अपने पास कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, उसमें ऑलरेडी क्या बने हुए हैं? डोमेन बने हुए हैं। उन डोमेन को हमने अगर गर्म करना शुरू कर दिया तो वहां पे अलाइनमेंट्स क्या हो जाएंगे? बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। और अगर बिगड़ना शुरू हुआ तो वहां पर धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ाने पर एक टेम्परेचर पर्टिकुलरली ऐसा आएगा जिसमें कि सारे के सारे डोमेन खत्म हो जाएंगे। और डोमेन जब खत्म हो गया तो वो जो मटेरियल है वो फेरोमैग्नेटिक की तरह बिहेव ना करके किसकी तरह बिहेव करने वाला है? अब डोमेन मैग्नेटिक मोमेंट तो है, किसकी तरह बिहेव करेगा? डाया की पैरा? डाया की तरह। मैग्नेटिक पैरा की तरह। पैरा होगा सर। पैरा को याद करो, पैरा में क्या थे? मैग्नेटिक मोमेंट खुद के बने हुए थे, लेकिन किस डायरेक्शन में थे? रैंडम डायरेक्शन में थे।
रैंडम। फेरो में क्या हो रखा था, फेरो में मैग्नेटिक मोमेंट है लेकिन ऑलरेडी उन्होंने डोमेन बना रखे हैं, अपने छोटे छोटे रीजन बना रखे हैं। टेम्परेचर बढ़ाया तो डोमेन डिस्टर्ब होगा, टेम्परेचर और बढ़ाया डोमेन डिस्टर्ब होगा, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक वो सभी डोमेन खत्म हो जाएंगे। और वो डोमेन अगर खत्म हो गए, वो डोमेन अगर खत्म हो गए, मात्र और मात्र क्या बच गया हमारे पास में, वो रैंडम नेचर बन गया, बच गया उसका। अगर रैंडम नेचर बन गया, बच गया उसका, तो वो जो मटेरियल है अब वो किसकी तरह प्रॉपर्टीज दिखाने वाला है, पैरा की तरह दिखाने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो मैग्नेटिक मोमेंट तो अभी भी है, लेकिन बस हो किसका क्या गया कि वो रैंडम डायरेक्शन में बन चुके हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में लिखिए, the temperature of transition the temperature of transition the temperature of transition from ferromagnetic behavior to paramagnetic behavior is known as critical or Curie's temperature सर रिपीट करो ना एक बार। बिहेवियर के बाद क्या बोला? क्या रे, स्टार्ट बताओ कहाँ से किया। द टेम्परेचर पहले से बोलो। टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम द टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम ferromagnetic behavior to paramagnetic behavior is known as critical or Curie's temperature. एंड इसके बारे में लिखा गया फॉर, अब जैसे ही देखिए कि टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया और वो क्यूरीज टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया, तो अब मटेरियल क्या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बना है क्या? नहीं बना है। तो क्या बना है? वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल बना हुआ है। और अगर वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन गया तो क्यूरीज लॉ हमें लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए कह सकते हैं कि बाबा फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल x is equals to c mu naught upon t minus tc। ध्यान दीजिएगा, ये टेम्परेचर यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी वो Tc से ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्यूरीज लॉ है वो हम लगाते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए। जब फेरो की बात करते हैं तो फेरो को अगर गर्म कर दें और क्यूरीज टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर अगर उसका हो जाए तो यहाँ पर अपने पास में इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसमें x की वैल्यू कितनी बनेगी, समझे? ओके, नाउ अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक बनता है दैट इज हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस है ना, एक मिनट। हिस्टेरेसिस का जो लिटरल मीनिंग है, मतलब एक्चुअल जो अगर डिक्शनरी में देखोगे तो उसका मतलब है लैग करना, है ना, पीछे रहना, लैग करना। तो अभी क्या है देखना, कि यहां पर हमने रखा मैग्नेटिक इंटेंसिटी H और यहां पर इसका रखा मैग्नेटाइजेशन और इसको हमने लिख दिया M से लिखा दिया,
है ना, ये है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एच लिखा जाता है ना, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एच लिखा जाता है। अब ये जो हम ग्राफ बनाने वाले हैं वो इस कंडीशन में बनाने वाले हैं कि इमेजिन कर लीजिए एक सोलेनॉइड है एंड इसके अंदर में हमने एक मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया है। तो सोलेनॉइड में करंट हम अपने हाथ से चेंज कर सकते हैं, हम अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, यानी कि उसकी वजह से बढ़ने वाली मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी नॉट को हम अपने हाथ से चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसकी वजह से, यानी कि फील्ड की वजह से चेंज होने वाली मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यानी कि एक्स एक्सिस वाली जो टर्म्स हैं वो हमारे हाथ में हैं, एक्स एक्सिस वाली टर्म्स हमारे हाथ में हैं। अच्छा, तो जब हमने ये ग्राफ बनाना शुरू किया तो कहाँ से शुरू किया? ओरिजिन से शुरू किया, मतलब एच की वैल्यू यानी कि करंट की वैल्यू 0 से शुरू किया। अब करंट की वैल्यू 0, तो बताइए यहाँ पर जो मटेरियल हमारा बना उसको कोई अलाइनमेंट करने के लिए देखा जाए तो क्या कोई बाहर का फैक्टर है क्या जो अलाइनमेंट चाहेगा मैग्नेटिक मोमेंट की? बोलो। कोई मटेरियल हमने लिया और उसमें कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं रखी, तो बताइए कि क्या उसमें अलाइनमेंट करने के लिए मोटिवेशन होगा क्या? बोलो। अरे बाबा बोलो रे। नहीं होगा। तो इसका मतलब जब H की वैल्यू 0 तो M की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी, 0, मैग्नेटाइजेशन 0 रहेगा। अब क्या हुआ कि मान लीजिए H की वैल्यू बढ़ाने लगे। कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि सोलेनॉइड में हमने करंट बढ़ा दिया। अगर मैंने करंट बढ़ा दिया तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि करंट बढ़ता गया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती गई और उसकी वजह से अलाइनमेंट भी बढ़ते गए। और वह अलाइनमेंट बढ़ते गए तो मैंने देखा कि बाबा ये जो बना ये मतलब ये कुछ इस प्रकार से ये ग्राफ दिखने लगा। आगे ये दिखने लगा कि बाबा जैसे जैसे फील्ड बढ़ी वैसे वैसे मैग्नेटाइजेशन बढ़ा, जैसे जैसे फील्ड बढ़ी वैसे वैसे मैग्नेटाइजेशन बढ़ा। लेकिन कुछ समय बाद में आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि एक मटेरियल है और उसके नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स वो एक लिमिटेड नंबर है, चाहे कितना भी नंबर हो, लेकिन हाँ वो एक फिक्स नंबर है। ऐसा तो है नहीं कि वो H को बढ़ाते जाए यानी कि करंट को बढ़ाते जाएं तो मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ता ही जाएगा। रीज़न बीइंग क्योंकि हमारे पास मैग्नेटाइजेशन के लिए अवेलेबल मैग्नेटिक मोमेंट वो लिमिटेड नंबर में है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, एक मटेरियल ले लिया जिसमें मैंने कह दिया कि यहाँ 100 ऐसे करंट कैरिंग मैग्नेटिक मोमेंट बने हुए हैं। तो स्टार्ट किया हमने सोलेनॉइड में करंट फ्लो करवाना। मान लीजिए करंट फ्लो कराया, करंट मैंने 1 एम्पियर रखा, तो 100 में से जो कंप्लीटली रैंडम मोशन कर रहे थे, रैंडम डायरेक्शंस में थे, 100 में से कुछ अलाइन हो गए, मान लीजिए 10 अलाइन हो गए। करंट को मान लीजिए 2 एम्पियर करवा दिया तो हो सकता है मान लीजिए 20 अलाइन हो गए। करंट को मान लीजिए 3 एम्पियर करवा दिया तो मान लीजिए 30 अलाइन हो गए। यू गेट दी आइडिया कि करंट को बढ़ाते जा रहे हैं तो अलाइनमेंट्स भी बढ़ते जाएंगे। अब करंट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया तो यहाँ पर पक्का कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि करंट बढ़ते बढ़ते एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर कि 100 जो भी मैग्नेटिक मोमेंट हमारे थे सभी के सभी अलाइन हो चुके हैं। इसके बाद में करंट बढ़ाने पर बताइए, इसके बाद में करंट बढ़ाने पर बताइए कि क्या मैग्नेटिक मोमेंट हमारा बढ़ पाएगा? नहीं सर, नहीं बढ़ पाएगा। यानी कि मैग्नेटाइजेशन हमारा बढ़ पाएगा क्या? नहीं बढ़ पाएगा, कांस्टेंट रहेगा सर। इसका मतलब x की वैल्यू बढ़ाने पर अब y बढ़ना रुक चुका है। तो ये जो ग्राफ दिखने में पाया जाएगा ये समवट लाइक ऐसा दिखेगा, इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा कि वह पहले हमने करंट बढ़ाया तो हमारे अलाइनमेंट्स बढ़ते गए, करंट बढ़ाया अलाइनमेंट्स बढ़ते गए, करंट बढ़ाया अलाइनमेंट बढ़ते गए, बहुत खुशी खुशी से हमारा जीवन चल रहा था। लेकिन ऑब्वियसली एक पॉइंट ऐसा आएगा कि करंट अब बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, नाउ अब मैं क्या करता हूं कि हमारा जो सोलेनॉइड का करंट है उसको डिक्रीज किया, सोलेनॉइड का करंट डिक्रीज किया तो यानी कि बी नॉट की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज हुई। बी नॉट डिक्रीज यानी कि एक्स की वैल्यू, एक्स एक्सिस पर जो हमने लिया है
उसकी वैल्यू बड़ी की कम हो गई, कम हो गई। ओफो बाबा, बी नॉट कम हुआ तो ये वाला जो एक्स एक्सिस वाला टर्म है वो भी तो क्या होगा, कम होगा। अगर वो कम हो क्यों गया, होगा सर? अगर वो कम हो गया तो अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे अलाइनमेंट वाला जो मोटिवेशन था वो कम कर दिया है ना। हमने मैग्नेटिक फील्ड को ही एक्सटर्नल को कम कर दिया, तो हमारे अलाइनमेंट्स होने का जो मोटिवेशन था उसको कम कर दिया गया है। और उसे कम कर दिया गया तो आप बोल सकते हैं कि बाबा यहाँ पर जो अलाइनमेंट्स हैं, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल कम होगी वैसे वैसे हमारे अलाइनमेंट्स भी क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। समझ में आती है बात? सर पर एक बार सब अलाइन हो गए तो फिर कम क्यों होंगे अलाइनमेंट्स? अरे वो अलाइन इसी वजह से हो रहे हैं कि बाबा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पर वो उनका जो खुद के पास में जो एनर्जी है या कुछ भी जो उनका खुद का नेचर है वो तो चाहता है कि रैंडमनेस रहे। कोई भी अपना फिजिकल केमिस्ट्री में आपने देखा क्या, उसको सेकंड लॉ पढ़ लिया क्या, एंट्रोपी को पढ़ लिया गया। तो ईच एंड एवरी प्रोसेस वांट्स कि उसकी रैंडमनेस बढ़े, डिग्री ऑफ एंट्रोपी बढ़े। कुछ आ रहा है याद ऐसा? हाँ सर। तो अभी अगर उसको अलाइन करने का मोटिवेशन छोड़ दिया गया तो वो रैंडम हो जाएंगे, है ना। ऐसा सोचो ना कि आप जब असेंबली लाइन में जब स्कूल में खड़े होते थे, जब आपके सामने टीचर वीचर खड़े हैं तो एकदम एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से खड़े हो कि वो सावधान विश्राम वगैरह कुछ करते थे क्या तुम लोग? करते थे क्या? अरे वो लेफ्ट फुट राइट फुट आगे कुछ करते थे क्या? बचपन नहीं। तुम लोगों का क्या होता था? हमारे तो सावधान विश्राम होता था कि मतलब सावधान और विश्राम है ऐसा। हाँ ऐसा ही। हाँ तो अब नाउ इमेजिन यू आर ऑल द क्लास मेंबर्स आर स्टैंडिंग इन दैट एरिया और कोई टीचर नहीं है ना, कोई टीचर नहीं है। देन व्हाट विल हैपन, है ना। तो ऑब्वियसली केओटिक सिचुएशन होगी, रुकेगा ही नहीं, है ना। ऑब्वियसली वहां पर जो है वो रैंडम मोशन होगा, कुछ भी होगा, कुछ भी चल रहा होगा वहां, है ना। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है कि बाबा उनको मोटिवेटिंग फैक्टर ही अगर ख़त्म कर दिया तो वो अपने वापस से अपना रैंडम मोशन की तरफ वो इंक्लाइंड होंगे। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पहले 100 अलाइन थे, अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड को कम किया एक्सटर्नल, तो हमारे अलाइनमेंट कम हो गए, मान लो 90 हो गए, है ना। फिर कम किया तो और कम हो गए, फिर हमने करंट को कम किया तो और अलाइनमेंट कम हो गए, फिर करंट को कम किया, फिर अलाइनमेंट कम हो गए। तो इनफैक्ट जब हमने करंट को 0 कर दिया तो हमने देखा कि बाबा कुछ ना कुछ अलाइनमेंट्स बच गए हैं, है ना। पूरे के पूरे तो नहीं बचे, लेकिन हाँ थोड़े बहुत बच गए हैं, थोड़े से हमारे बच गए हैं। तो हमने देखना H को कम किया, H को कम किया। इस पॉइंट पर बताइए H की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस पॉइंट पर, ये जो y एक्सिस का पॉइंट है, इस पॉइंट पर H की वैल्यू 0 हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास कुछ ना कुछ थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट बच गया है, थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट बच गया है। इतनी बात समझ में आती है बाबा? ठीक है, ये हमने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद ये थ्योरी हम देख रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि मैंने थ्योरी पहले बना दी और उसके अकॉर्डिंग वो मेरी बात मान रहे हैं, है ना। इस बात को समझिए कि ईच एंड एवरी थ्योरी हैज़ बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन कि क्या बिहेवियर रहा है, एंड हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट कुड हैव हैपेंड ओवर देयर। तो हमने देखा कि बाबा जब शुरुआत करी थी तो 0 मैग्नेटाइजेशन से शुरू किया था, और एक लिमिट ऐसे आई जहां पर कि करंट बढ़ाने से, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं बढ़ा है। एंड आफ्टर सम टाइम जब हमने करंट को डिक्रीज कर दिया तो हमने देखा करंट को 0 करने के बाद लिटिल बिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन बच गया है। समझे क्या इतनी बात? बोलो। नाउ अब क्या है कि हमें ये बात खत्म करनी है, यानी कि जो मैग्नेटाइजेशन हमारे जो बने हैं उसे खत्म करना है। तो हमें क्या करना चाहिए? बोलो। मान लीजिए मैंने सोलेनॉइड ऐसे बनाया, ये सोलेनॉइड समवॉट लाइक दिस, और इनिशियली करंट ऐसा फ्लो करवाया सच दैट कि मैग्नेटिक फील्ड इधर बनी हुई है, ये B0 इधर बना हुआ है।
तो बताइए अलाइनमेंट्स जो मैग्नेटिक मोमेंट के होंगे वो शुरुआत में बताइए राइट में होंगे कि लेफ्ट में? राइट। यानी कि सारे के सारे यानी कि 100 अलाइनमेंट्स जो हो चुके हैं वो राइट में हो चुके हैं। अब मैंने बी नॉट को गायब कर दिया, बी नॉट को गायब किया तो 100 अलाइनमेंट में से मान लीजिए 5 अलाइनमेंट बच गए मेरे, है ना। बी नॉट को गायब कर दिया लेकिन 5 अलाइनमेंट बच गए। कहाँ बच गए बोलो? राइट। अब मैं चाहता हूं कि ये अलाइनमेंट खत्म कर दिए जाएं, तो क्या किया जाए? उल्टा। करंट उल्टे बी नॉट की डायरेक्शन को उल्टे कर देते हैं अपन, बी नॉट की डायरेक्शन को उल्टा कर देते हैं। तो बी नॉट की डायरेक्शन को उल्टा किया तो यहां से बताइए इसको अगर मैंने पॉजिटिव लिखा था तो उल्टे वाले को क्या लिखेंगे? नेगेटिव लिखेंगे। तो इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी इस बार क्या हो जाएगी? एच की वैल्यू नेगेटिव में जाएगी। तो हमने देखा कि बाबा उल्टी मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लगाते हैं तो कुछ समय बाद में उल्टी डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाने के बाद में एक पॉइंट ऐसा आया जिसमें कि मैग्नेटाइजेशन हो चुका है समाप्त, शून्य हो चुका है, जीरो हो चुका है। ठीक है, अब अपने को मजा आने लगा इस बात में। अपन ने सोचा कि चलो अब उल्टा करके ही करते हैं। तो अपन ने उल्टा करके मैग्नेटिक फील्ड जो करंट था या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी उसको इंक्रीज करवाया। तो अपना मैग्नेटिक मोमेंट बोलेगा भाई साहब तुम अगर मुझे राइट में ले जाओगे तो राइट में हम खड़े हो जाएंगे, हमें अगर लेफ्ट में करवाओगे तो हम लेफ्ट में खड़े हो जाएंगे। तो अगर मैंने उल्टी डायरेक्शन में एच को बढ़ाया तो मैग्नेटाइजेशन उल्टी डायरेक्शन में बढ़ेगा कि कम होगा? मैग्नेटाइजेशन उल्टी डायरेक्शन में बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। अरे बाबा कि अब उल्टी डायरेक्शन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो उल्टी डायरेक्शन में अलाइनमेंट बढ़ने लग जाएंगे, अलाइनमेंट बढ़ेंगे तो उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट हमारा बढ़ता जाएगा एंड हेंस मैग्नेटाइजेशन भी हमारा बढ़ता जाएगा। तो हमारे पास ग्राफ समवॉट लाइक दिस दिखेगा। फिर वापस वही स्टोरी, कौन सी स्टोरी? कि बाबा h बढ़ेगा तो m बढ़ेगा, h बढ़ेगा तो m बढ़ेगा, h बढ़ेगा तो m बढ़ेगा। रिमेंबर वो नेगेटिव साइन को मतलब ध्यान में रखते हुए यानी कि डायरेक्शन ऑपोजिट करते हुए अपन ऐसा कर रहे हैं। एंड एक समय ऐसा आएगा जब h को बढ़ाने के बाद में m की वैल्यू बढ़ना रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 के 100 हमारे सारे मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन हो चुके हैं। इसको और फर्दर मैग्नेटिक फील्ड लगाने से कोई अलाइनमेंट बढ़ने का कोई रीजन अब हमारे पास बचा नहीं है। तो इसी तरह से ये ग्राफ जो है अब हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, ऐसा सा कुछ हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब हम चाहें उल्टी डायरेक्शन में करंट बढ़ा दें, हम जो चाहें कर लें, हमारा ये नहीं बढ़ने वाला, मतलब मैग्नेटाइजेशन नहीं बढ़ने वाला। चलिए अब वापस वही प्रक्रिया अपनाते हैं। अब हम करंट की वैल्यू को कम करना शुरू करते हैं तो अलाइनमेंट्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अलाइनमेंट्स कम हुए, अलाइनमेंट्स कम हुए, अलाइनमेंट्स कम हुए जीरो हो जाएगा। तो अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दिया नहीं होगा, कुछ बच जाएगा। तो फिर से कुछ ना कुछ अलाइनमेंट्स बच गए, बस इस बार उल्टी डायरेक्शन में बच गए, है ना। इस पहले तो क्या थे, राइट में बचे हुए थे 5, अब क्या हो गए, लेफ्ट में 5 बच गए। फिर अपने को मजा आने लगा इस गेम में। अपन ने सोचा चलो क्या करते हैं, अब राइट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाते हैं। अब राइट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाते हैं तो अब हमने देखा कि बाबा कि करंट को फ्लो करवाया तो अभी यहाँ पर ये जो उल्टी डायरेक्शन में अलाइनमेंट्स बने हुए थे उसको खत्म कर दिया हमने। कर दिया क्या बोलो? क्योंकि अभी जब हमने ये वाला ग्राफ इधर वाला देखा तो अलाइनमेंट्स कहाँ हो रहे थे, लेफ्ट में हो रहे थे। और जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को खत्म कर दिया तो मान लीजिए 5 अलाइनमेंट्स अपने बच गए। तो अब इन 5 अलाइनमेंट्स को खत्म करना है तो हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कहाँ करना पड़ेगा, लेफ्ट में कि राइट में? राइट में करना। और उसे अगर राइट में किया तो हमारी जो बी नॉट है वो पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। और h की वैल्यू भी पॉजिटिव बन जाएगी। और h की वैल्यू पॉजिटिव बन गई तो हमारे पास मैं देख सकता हूं कि ये इस साइड में आना पड़ेगा हमें, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलना पड़ेगा।
तो एक पॉइंट यहाँ ऐसा आया कि बाबा करंट की डायरेक्शन हमने राइट डायरेक्शन में करते हुए ऐसा किया तो मैग्नेटाइजेशन खत्म हो चुका है, यानी कि जो भी अलाइनमेंट थे खत्म हो चुके हैं। अब एक्सटर्नल फील्ड को बढ़ाया, इंक्रीज किया, एक्सटर्नल फील्ड को इंक्रीज किया, देन व्हाट विल हैपन, फील्ड को इंक्रीज करेंगे तो फिर से अलाइनमेंट राइट डायरेक्शन में बढ़ने लग जाएंगे। तो फिर से अलाइनमेंट राइट डायरेक्शन में बढ़े, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया, अलाइनमेंट बढ़े, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया, अलाइनमेंट बढ़े, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया, अलाइनमेंट बढ़े। तो अब और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से अब अलाइनमेंट बढ़ेंगे क्या, बोलो? नहीं बढ़ेंगे। जितने अलाइन होने थे वो हो चुके हैं, 100 के 100 अलाइन हो गए। अब चाहे तुम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ, चाहे नाचो, चाहे गाओ, कुछ करो, उसके अलाइनमेंट इससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है बढ़ना, है ना। एक नंबर लिमिटेड है ना, मैंने तो 100 एग्जाम्पल लिया था। वो जो जितने कुछ भी होंगे सारे के सारे अलाइन हो चुके हैं। सो देयर विल नॉट बी एनी फर्दर इंक्रीमेंट इन मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। देयर वोंट बी एनी फर्दर इंक्रीज इन मैग्नेटाइजेशन वेदर वी इंक्रीज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और वी कीप द मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इस ग्राफ के बेसिस पर दो चीज़ें एक प्रॉपर्टी बनती हैं किसी मटेरियल की, और इसे कहा जाता है, ये वाला जो पॉइंट है इसे कहा जाता है रिटेंटिविटी, ठीक है। तो मतलब ये क्या दिखा रहा है कि अगर कितना रिटेंशन कर रहा है ना, समझ ही रहे होंगे। रिटेंटिविटी मतलब क्या है, कितना रिटेन कर पा रहा है कि बाबा हमारे में से 100 अलाइनमेंट्स में से कहीं पर 5 अलाइनमेंट बच गए, किसी मटेरियल में मान लो 100 अलाइनमेंट में से किसी में 15 अलाइनमेंट बच गए, किसी मटेरियल में से मान लो 100 अलाइनमेंट में से 20 अलाइनमेंट बच गए। ऐसा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल। तो अब मान लीजिए कि मुझे क्या बनाना है, परमानेंट मैग्नेट बनाना है। अब परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो वो तो मेरे घर पे रखा होगा। अब वो मेरे घर पे रखा होगा कि किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, क्या बोलो? ना, घर पे। बोलो। घर पे रखा होगा, उसमें कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। उसके बावजूद भी वो खुद से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ अलाइनमेंट तो बचे हुए हैं। समझे क्या बाबा? हाँ। तो यानी कि मुझे अगर परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो ऐसा मटेरियल चूज करूंगा जिसकी रिटेंटिविटी ज्यादा हो या जिसकी रिटेंटिविटी कम हो? रिटेंटिविटी ज्यादा हो। यानी कि जब हम मटेरियल चूज करेंगे किसके लिए, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, तो हम ऐसा मटेरियल चूज करेंगे, हमारे पास मान लीजिए 100 मटेरियल रखे हुए, तो हम ऐसा मटेरियल चूज करेंगे जिसकी रिटेंटिविटी क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है, जिसकी रिटेंटिविटी क्या हो, ज्यादा हो। चलिए अब इस पॉइंट की बात करते हैं। तो इसका जो कोरिसिविटी है ना, स्पेलिंग मुझे लगता है मैंने सही ही लिखा है, COERCIVITI, COERCIVITI, अरे वाह। तो इसे पढ़ाता है कोरिसिविटी। तो अब इसका मतलब क्या है ये समझते हैं, ठीक है। तो ये बना कैसे था ये पॉइंट, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो बताइए इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया था? फिर से जीरो कभी होता नहीं क्या रे बाबा? फिर से जीरो होगा नहीं, फिर एक बार होता है, जीरो नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा मटेरियल पर। लेकिन हाँ, एग्जैक्ट जीरो नहीं बन पाएगा कि हमने अगर किसी मटेरियल की रिटेंटिविटी जो है मतलब जीरो के आसपास है या मतलब बहुत कम है, तो वो ज़रूर जीरो के क्लोज में आ जाएगा। एंड किसी मटेरियल की अगर रिटेंटिविटी ज़्यादा है तो वो कभी जीरो पे तो आना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। समझे क्या बाबा? हाँ जी। अब बात करते हैं कोरिसिविटी की। तो बताइए कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया था? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी कर दी थी। इसका मतलब मान लीजिए दो मटेरियल लिए, एक की कोरिसिविटी ज़्यादा और दूसरे की कोरिसिविटी कम, तो बताइए, इसको मैंने C1 कर दिया और मैंने C2 कर दिया, मैंने बोल दिया C1 ज़्यादा है C2 से। बताइए इन दोनों मटेरियल में से कौन सा मटेरियल में हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी या ज़्यादा एफर्ट करने पड़े
अलाइनमेंट्स को खत्म करने के लिए C1 C1 करनी पड़ी। इसका मतलब C1 एक ऐसा मटेरियल होगा जो कि एक्सटर्नल फैक्टर से जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। फिर से बोलता हूं, मैंने अगर एक ऐसा दो मटेरियल ले लिए C1 और C2, मैंने कह दिया C1 ज़्यादा है, मैंने कह दिया C2 कम है, तो बाबा अगर C1 ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि उसको ऐसा मटेरियल है जिसमें कि हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को उल्टी डायरेक्शन में ज़्यादा रखना पड़ा ताकि उसके अलाइनमेंट्स क्या हो जाएं, ज़ीरो हो जाएं। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि C1 एक ऐसा मटेरियल है जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। C2 एक ऐसा मटेरियल है जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से जल्दी इन्फ्लुएंस होकर सारे अलाइनमेंट्स को खत्म कर दिया। समझे क्या बाबा? अरे बोलो। हाँ सर। अब हमें वापस से बनाना है परमानेंट मैग्नेट। क्या करना है? परमानेंट मैग्नेट बनाना है। तो परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो बताइए C1 C2 में से कौन सा वाला ज़्यादा सूटेबल है हमारे मैग्नेट C1 मटेरियल के लिए? C1 क्यों C1? ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता उसके ज्यादा कोई C1 रखेंगे तो इसका एनवायरनमेंट से, अपने आसपास के वातावरण से वो जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होगा, और अगर वो जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होगा इसका मतलब ज़्यादा लंबे टाइम तक वो मैग्नेट बना रहेगा। और ऑब्वियसली हम ये चाहते हैं कि मार्केट से मैग्नेट खरीद के आएँ तो वो एक दिन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी ख़त्म ना हो, मतलब सालों साल चलता रहे वो। इसी वजह से हम ऐसा मटेरियल चूज़ करेंगे, अगर मुझे परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो ऐसा मटेरियल चूज़ करेंगे जिसकी रिटेंटिविटी भी हाई हो और कोरिसिविटी भी क्या हो, हाई हो। ठीक है, तो ये ग्राफ बना लो एंड फिर एक पॉइंट लिखते हैं। हाँ जी, बढ़े आगे। हाँ सर। तो यहाँ पर लिखिए for formation of permanent magnet, for formation of permanent magnet, a magnetic material of high retentivity and high corrosivity is used. नेक्स्ट लाइन में लिखें। अब बात करते हैं हम ट्रांसफॉर्मर की, है ना। तो ट्रांसफॉर्मर शायद आपको हल्का सा पता हो कि उसमें करंट फ्लो करता है, करंट की वो फ्लक्चुएशंस को, मतलब वो करंट को स्टेप अप स्टेप डाउन करता है, वोल्टेज को चेंज करने का काम करता है। बोलो, ट्रांसफॉर्मर का नाम तो सुना है ना रे? बोलो। हाँ सर। हाँ, तो ट्रांसफॉर्मर जो है
उसमें हम जो करंट को इनपुट करवाते हैं वो कौन सा है? अल्टरनेटिंग करंट होता है। कौन सा होता है बोलो? डीसी। अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट को कैसे पहचानते हैं? जो अल्टरनेट क्या सर? अल्टरनेटिंग करंट को कैसे पहचानते हैं? पहचानते व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? एसी। ऐसा करंट जो कि करंट की डायरेक्शन अपनी टाइम के साथ में चेंज करता रहे, फ्लक्चुएट करता रहे, कभी लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। तो अब देखिए ट्रांसफॉर्मर में अगर अल्टरनेटिंग करंट को भेजा गया तो बताइए कि उस कॉइल, वहां पे कई सारी कॉइल होती हैं, उसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है और वो कई बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कई बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो बताइए, तो वहां पर डायरेक्शन चेंज हुई तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो रही है? चेंज होती जा रही है। चेंज। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर चेंज होती गई तो अब बताइए कि वहां पर हम एक ऐसा मटेरियल चूज करेंगे जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड की चेंज को मतलब आराम से चेंज होने दे या मुश्किल से चेंज होने दे? मुश्किल से। अरे आराम से भाई, उसका काम रजिस्ट करना नहीं है। ट्रांसफॉर्मर का काम बस वोल्टेज को हाई करना या लो करना होता है। ट्रांसफॉर्मर चेंज होने उसमें देगा। कोई आराम से। वो उसको अपोज करना नहीं चाहता, अल्टरनेटिंग करंट के साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं होती। और ट्रांसफॉर्मर अपन पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? जब अल्टरनेटिंग करंट खत्म हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मर की कोई उससे दुश्मनी नहीं है, वो उसको कोई अपोज नहीं करना चाहता, वो तो बस वो वोल्टेज को अप या वोल्टेज को डाउन करना चाहता है। तो अब मैं क्या बोलता हूं बाबा कि यहां पर हमने ट्रांसफॉर्मर ले लिया, तो ट्रांसफॉर्मर में ऐसा मटेरियल हम लेंगे जो कि इन फ्लक्चुएशंस के साथ में अकोमोडेट हो जाए, उसको मुश्किल पैदा ना करे। तो बताइए कि ऐसा मटेरियल चूज करें जिसकी रिटेंटिविटी ज्यादा हो या जिसकी रिटेंटिविटी कम हो? कम हो। कम हो, क्योंकि बाबा रिटेंटिविटी ज्यादा हो गई तो मतलब वो, मतलब मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रिक करंट को ऐसे फ्लो करवाया, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गई, राइट में हो गई, तो जब मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट में आई ना तो ऑलरेडी यहां पर अलाइनमेंट राइट में मिलेंगे, तो वो उसको अपोज करेंगे। तो इस वजह से हम क्या चाहते हैं कि बाबा वो अलाइनमेंट जो है वो हमें ना मिले, यानी कि रिटेंटिविटी जो है वो कम रहे। दूसरी बात, अब बात करते हैं कोरिसिविटी की। तो इसके बारे में बोलिए कि बाबा कोरिसिविटी जो है, इसके बारे में मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोरिसिविटी ज्यादा हुई तो वो एक्सटर्नल फैक्टर से जल्दी इन्फ्लुएंस होगा या मुश्किल से इन्फ्लुएंस होगा? मुश्किल से इन्फ्लुएंस होगा। जबकि हम तो यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट चाहते हैं और वो तो कई बार फ्लक्चुएट करेगा, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स कई बार फ्लक्चुएट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर ऐसा मटेरियल चूज करेंगे जिसकी कोरिसिविटी कम की ज्यादा? कम होगी। कम होगी। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, लिखें सेकंड पॉइंट, फॉर ट्रांसफॉर्मर a magnetic material of lower retentivity and lower corrosivity is used. Lower retentivity and lower corrosivity is used. तो सर एक बार रिपीट करो ना। for transformer magnetic material of lower retentivity and lower corrosivity is used. ये दो ग्राफ बने हुए हैं, हम इनसे पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सा परमानेंट मैग्नेट के लिए अच्छा है और कौन सा ट्रांसफॉर्मर के लिए अच्छा है।
सर परमानेंट मैग्नेट के लिए फर्स्ट और सेकंड के लिए पहला बिल्कुल वाला सर। ट्रांसफॉर्मर के लिए तो दूसरा। दिस इज चोजन फॉर chosen material for permanent magnet and this is chosen material सेकंड का for ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर, है ना। तो जैसे ये मिर्ची जैसा दिखे ना, ये छोटा सा एकदम मिर्ची जैसा, तो वो क्या हो जाएगा, पतला सा दुबला सा, वो ट्रांसफार्मर के काम में ट्रांसफॉर्मर। आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ में ये चैप्टर अपना होता है समाप्त। टुमारोज क्लास विल बी स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो अब आपका काम ये है कि यू विल स्टडी या रीड द चैप्टर रिलेटेड टू दिस मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, सीबीएसई बुक है, आप अगर नेट से देखेंगे तो उसमें आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। जो उल्टी पुल्टी चीज़ें सर्च करते हो, कोशिश करिएगा कुछ काम की चीज़ें भी सर्च कर लिएगा। ओके, बस चलिए, कुछ भी नहीं करना। बाय।